जय हिंद। उत्कृष्ट एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अखिलेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, हम लोग एग्ज़ाम से पहले सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की जो सील जाती है उसको कवर कर रहे हैं। तो उसका ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके उसको फर्स्ट पार्ट को देखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग देखते हैं क्षतिपूर्ति क्या होती है। क्षतिपूर्ति की संविदा। क्षतिपूर्ति की संविदा को भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 में परिभाषित किया गया है। धारा 124 के अनुसार क्षतिपूर्ति की संविदा वह संविदा होती है जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने के लिए वचन देता है, उसे क्षतिपूर्ति की संविदा कहा जाता है। संविदा को उदाहरण के माध्यम से और आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई ऐसी कार्रवाई के परिणाम के लिए जो ग 200 रुपये की अमुक राशि के संबंध में ख के विरुद्ध चलाए ख की क्षतिपूर्ति करने की संविदा कहलाता है। यह क्षतिपूर्ति की संविदा है। सामान्यतः बीमा की संविदाएं और उनसे भी विशेष रूप से अग्नि बीमा की संविदाएं क्षतिपूर्ति की संविदाएं होती हैं। में हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लीजिए ए व्यक्ति का कोई वस्तु है जो बी द्वारा उसके प्रति क्षति कातिर किया जाता है और अब ए व्यक्ति उस क्षति कातिर करने के लिए बी को दोषी ठहराता है। तो बी व्यक्ति उसके बदले में उसको कुछ धनराशि देता है या उस क्षति की पूर्ति करने का प्रयास करता है या फिर उससे क्षतिपूर्ति करने की संविदा करता है। वही क्षतिपूर्ति होती है, वही क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। अलंग विधि की अपेक्षा क्षतिपूर्ति की संविदा को अत्यंत सीमित भाव में परिभाषित किया गया है। भारतीय संविदा में केवल एक ही प्रकार की क्षतिपूर्ति का उल्लेख किया गया है जो क्षतिपूर्ति द्वारा की गई इस प्रतिज्ञा से उत्पन्न होती है कि वह दूसरे पक्षकार की रक्षा स्वयं अपने आचरण या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से हुई हानि से करेगा। इसमें उस दशाओं का उल्लेख नहीं है जिसमें हानि घटनाओं का या दुर्घटनाओं द्वारा होती है, जो क्षतिपूर्ति के आचरण या अन्य किसी व्यक्ति के आचरण पर निर्भर नहीं करता या जो क्षतिपूर्ति के अनुरोध पर क्षतिपूर्ति द्वारा कुछ करने से उत्पन्न हो गए उत्तरदायित्व से होता है। क्षतिपूर्ति की संविदा के आवश्यक तत्व। क्षतिपूर्ति की संविदा के आवश्यक तत्व निम्न प्रकार से हैं। क्षतिपूर्ति की संविदा में दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। एक तो क्षतिपूर्तिकर्ता तथा दूसरा क्षतिपूर्तिधारी। जो व्यक्ति हानि की पूर्ति का वचन देता है उसे क्षतिपूर्तिकर्ता कहा जाता है तथा जो व्यक्ति जिससे ऐसा वचन दिया जाता है कि जिससे वचन दिया जाता है उसे क्षतिपूर्तिधारी कहा जाता है। क्षतिपूर्ति की संविदा सम्मिश्रित संविदाएं होती हैं। ऐसी संविदा सद्विश्वास पर आधारित होती हैं। इसमें क्षतिपूर्तिधारी वास्तविक क्षतिपूर्ति करने का हकदार होता है, न कि अनुबंधित संपूर्ण राशि पाने का। क्षतिपूर्ति की संविदा में वैध संविदा के सभी आवश्यक तत्व मौजूद होने चाहिए। ऐसे संविदा में एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को कुछ हानियों से बचाने का वचन करता है। क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार। भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार क्षतिपूर्तिधारी के कुछ अपने अधिकार होते हैं जिसको संविदा अधिनियम की धारा 125 में बताया गया है। क्षतिपूर्तिधारी के विरुद्ध वाद लाए जाने पर उसके अधिकारों का उल्लेख किया गया है। क्षतिपूर्ति का अधिकार। क्षतिपूर्तिधारी का समानता अधिकार। अगर उसकी वस्तु की क्षति हुई है, जितनी राशि की क्षति हुई है उसे उतने राशि की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। अर्थात अगर 100 रुपये की क्षति हुई है तो वह क्षतिकर्ता द्वारा 100 रुपये की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का दावा कर सकता है। नेक्स्ट है हम लोग का माल विक्रय अधिनियम। माल विक्रय अधिनियम 1 जुलाई 1930 को संपूर्ण भारत में लागू होता है सिवाय जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। इस अधिनियम में 7 अध्याय तथा 66 धाराएं हैं। माल विक्रय अधिनियम
केवल चल संपत्ति पर लागू होता है। तो आइए देखते हैं माल विक्रय अधिनियम की 7 अध्याय क्या होती हैं। ये माल विक्रय अधिनियम के विभिन्न अध्याय निम्न प्रकार से हैं। प्रथम प्रारंभिक, दूसरा संविदा की रचना, तीसरे अध्याय में संविदा का प्रभाव और चौथे अध्याय में संविदा का पालन, पांचवें अध्याय में माल पर असंगत विक्रेता का अधिकार, छठवें में संविदा भंग के लिए वाद और सातवें में प्रकरण है। प्रश्न है, माल विक्रय की संविदा से आप क्या समझते हैं? तो आइए देखते हैं हम लोग विक्रय की संविदा क्या होती है। हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न संव्यवहारों में क्रय विक्रय अधिक प्रचलित है। हम अपनी आवश्यकता की कई वस्तुएं हमेशा खरीदते हैं और बेचते भी हैं। सामान्यतः यह संव्यवहार कीमत देकर प्राप्त करने के रूप में होता है। अतः विक्रय की परिभाषा के रूप में यह कहा जा सकता है कि जब विक्रय की संविदा वस्तु में निहित सम्मति अथवा सम्मत उस वस्तु की कीमत का भुगतान किए जाए पर विक्रेता को क्रेता द्वारा आंतरित हो जाती है तो ऐसे विक्रय कहलाता है। को भारतीय माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 4(1) में परिभाषित किया गया है। धारा 4(1) के अनुसार माल के विक्रय की संविदा एक ऐसी संविदा है जिसके द्वारा विक्रेता माल में की किसी मूल्य के बदले में क्रेता को अंतरित कर देता है या अंतरित करने का करार करता है। की धारा 4(3) के अनुसार जहाँ की माल में की संपत्ति विक्रेता से क्रेता को विक्रेता की संविदा के अधीन अंतरित होती है वह संविदा विक्रय कहलाती है। किंतु जहाँ की माल में की संपत्ति का अंतरण किसी आगामी समय में या किसी ऐसी शर्त के अध्याधीन होता है जो तत्पश्चात पूरी की जाए वह संविदा विक्रय करने का करार कहलाता है। इस प्रकार से संविदा को अंतरित 2 भागों में बांटा जाता है। पहला, वस्तु की कीमत प्राप्त कर उसे तत्काल क्रेता को स्थानांतरित कर देना। दूसरा, भविष्य में अंतरित करने का वचन देना। तो आइए देखते हैं हम लोग विक्रेता की संविदा के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। वैसे तो विक्रेता की संविदा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन वैदिक मान्यता की दृष्टि से इस पर कतिपय शर्तें आरोपित की गई हैं जिन्हें हम संविदा के आवश्यक तत्व भी कहते हैं। कॉफी बोर्ड कर्नाटक बेंगलोर बनाम कश्मीर ऑफ कॉमर्शियल टैक्सेज 1988 का मामला है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि विक्रय के 4 आवश्यक तत्व होंगे। प्रथम, पक्षकार संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए, यानी जो पक्षकार है वह संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए। दूसरा, पारस्परिक सम्मति हो, दोनों में आपसी सहमति हो। माल में की संपत्ति का अंतरण हो। और चौथा, उस माल का कोई न कोई कीमत निर्धारित हो। पक्षकार का सम्मत होना। पक्षकार के सम्मत होने का तात्पर्य यहाँ विक्रय की विधिमान संविदा के लिए पक्षकारों का सक्षम होना आवश्यक है। संविदा अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को संविदा करने के लिए सक्षम माना गया है। वयस्क को अर्थात 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। दूसरा, जो व्यक्ति पागल, दिवालिया या मानसिक रूप से किसी भी प्रकार से ग्रस्त न हो। सेकेंड, स्वतंत्र सहमति होना। स्वतंत्र सहमति तब कही जाती है जब वह सहमति निम्नलिखित से प्रभावित न हो। पहला, उत्पीड़न से प्रभावित न हो, असमयक असर न हो, कष्ट न हो, मिथ्या व्यापन न हो तथा भूल न हो। शर्तें माल का अंतरण है। बिक्री माल को क्रेता को तत्काल अंतरित कर देता है तथा भविष्य में अंतरित कर देने का वचन देता है। यही माल का अंतरण का शर्त होता है। विक्रय की संविदा में विक्रेता क्रेता को या तो माल में की संपत्ति का अंतरण कर दे या अंतरण करने का करार करता है। वास्तव में संपत्ति का अंतरण विक्रेता की संविदा का सार है। विक्रेता की संविदा की विषय वस्तु सदैव माल होना चाहिए। माल के तत्पश्चात अनुयोज्य दवाओं तथा धनों को छोड़कर हर प्रकार की चल संपत्ति से है।
कीमत का भुगतान। कीमत के भुगतान, माल की कीमत का भुगतान जिसे प्रतिफल कहा जाता है, विधिमान संविदा की एक अनिवार्य शर्त है। कीमत का भुगतान क्रेता द्वारा विक्रेता को किया जाता है। अगला देखते हैं विक्रय का करार। विक्रय का करार क्या होता है? आइए तो देखते हैं हम लोग एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, विक्रय का करार क्या होता है। विक्रय को अनुबंधों के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि विक्रय का करार मात्र वर्तमान के लिए हो या यह आवश्यक नहीं है कि भावी माल के बारे में भी अनुबंध किया जा सकता है। यदि अनुबंध भावी माल के लिए किए जाने जाते हैं तो वह मात्र करार के रूप में ही लागू किए जा सकते हैं, इसकी विक्रय नहीं किया जा सकता। अधिनियम की धारा 4(3) में उल्लेखित किया गया है कि जब स्वामित्व का अंतरण भविष्य में किसी समय होना होता है या भविष्य में किसी शर्त के पूरा होने पर होना होता है तो वह विक्रय का करार कहलाता है। डिफिनेशन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। विक्रय तथा विक्रय के करार में अंतर। विक्रय में माल के स्वामित्व का अंतरण परंतु विक्रेता से क्रेता को हो जाता है। कीमत के लिए संपत्ति में किसी वस्तु का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का अंतरण विक्रय का सार है। उत्तराखंड का एक मामला है, उत्तराखंड राज्य बनाम खुरानी ब्रदर्स का। यह मामला 2012 का है। विक्रेता में जब माल के स्वामित्व का अंतरण क्रेता को हो जाता है तो वह उस माल का संपूर्ण संसार के लिए स्वामित्व हो जाता है। वह उसका लोक लक्ष्य अधिकार होता है। अब आइए विक्रय का करार देखते हैं। विक्रय के करार में माल के स्वामित्व का अंतरण या तो भविष्य में निर्धारित किसी तिथि को होता है या किसी शर्त के पूरा होने पर होता है। और सेकंड है इसमें विक्रय के करार में क्रेता माल को विक्रेता से ही पाने का हकदार होता है या उसका व्यतिलक्षण अधिकार है। नेक्स्ट टाइम लोग का विक्रय का करार कब विक्रय का करार कहलाता है। विक्रय का करार कब विक्रय कहलाता है? भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 4(4) के प्रावधानों के अनुसार विक्रय करने का करार तब विक्रय हो जाता है जब वह समय बीत जाता है या वे शर्त पूरी हो जाती है जिसके अधीन माल में की संपत्ति अंतरित होनी होती है। उदाहरण के लिए क ख को 100 टन चीनी 1000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बेचने की संविदा करता है। ख का क की चीनी की कीमत का भुगतान कर देता है, फलस्वरूप क भी ख को चीनी का बलिदान कर देता है। विक्रय पूर्ण हो जाती है। विक्रय पूर्ण हो जाने के बाद लेकिन यदि क यह शर्त रखता है कि चीनी का बलिदान तभी किया जाएगा जब ख एक अमुक तिथि को कीमत का भुगतान कर देगा तो वह विक्रय का करार होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं विक्रय और भाड़ा क्रय में अंतर। विक्रय क्या होता है और भाड़ा क्रय क्या होता है? विक्रय में माल में स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को परंतु हो जाता है। विक्रय में माल के स्वामित्व का हस्तांतरण तुरंत हो जाता है, जबकि भाड़े में स्वामित्व का हस्तांतरण तब तक नहीं होता है जब तक कि भाड़े की सभी किस्तों का भुगतान न किया जाए। विक्रय में क्रेता का होना आवश्यक होता है, जबकि भाड़े में माल को भाड़े पर देने वाले को माल को क्रय करने का अधिकार मात्र होता है, जबकि चाहे वह उपयोग करे या न करे। विक्रय की संविदा पूरी करने पर माल को क्रेता लौटा नहीं सकता, जबकि भाड़े पर लेने वाले माल को किसी भी समय लौटाया जा सकता है तथा भाड़ा देकर बंद किया जा सकता है। विक्रय में क्रेता का उत्तरदायित्व तो होता है कि वह वस्तु को खरीदे, जबकि भाड़े में भाड़ेदार को विकल्प होता है कि सारी किस्तें जमा करने के बाद वह खरीद ले या किसी भी समय माल को लौटाकर भाड़ा क्रय के करार को समाप्त कर सकता है। विक्रय तथा गिरवी में अंतर। विक्रय तथा गिरवी में क्या अंतर होता है? गिरवी की दशा में ऋण प्राप्त करने हेतु कुछ समय के लिए वस्तु के कब्जे का हस्तांतरण कर दिया जाता है, जबकि गिरवी रखने वाला ऋण अदा कर देता है तो ऋणदाता गिरवी रखी हुई वस्तु को वापस कर देता है।
इस प्रकार गिरवी रखना विक्रय से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि रहन अथवा गिरवी में स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है, केवल कुछ समयों के लिए कब्जे का हस्तांतरण होता है। इसके विपरीत विक्रय में वस्तुओं का सदा के लिए कब्जा और स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है तथा बाद में इसका वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता है। अब हम लोग देखते हैं विक्रय तथा दान में अंतर। विक्रय में मूल्य प्रतिफल के रूप में लेना अनिवार्य होता है तथा आवश्यक रूप से मुद्रा में होना चाहिए, जबकि दान निःशुल्क होता है, अर्थात इसमें प्रतिफल नहीं होता है। दान के माल का हस्तांतरण निःशुल्क होता है, जबकि विक्रेता में प्रतिफल के बदले। अगला हम लोग देखते हैं विक्रय तथा पट्टा में अंतर। विक्रय तथा पट्टा में अंतर क्या होता है, ये देखते हैं हम लोग। विक्रय में संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है, जबकि पट्टे में ऐसा नहीं होता है, वरना संपत्ति का उपभोग करने का अधिकार मात्र अंतरित होता है। पट्टाधारी केवल उस संपत्ति का उपयोग ही करने का अधिकार करता है, जबकि संपत्ति का स्वामित्व पट्टाकर्ता के बना रहता है। विक्रेता के पूर्ण होने के बाद क्रेता माल का पूर्ण स्वामित्व हो जाता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 के अनुसार पट्टा अचल संपत्ति का होता है, जबकि माल का विक्रय चल संपत्ति का होता है। नेक्स्ट है हम लोग का विक्रय तथा विनिमय। विक्रय तथा विनिमय में अंतर। विक्रय में प्रतिफल कीमत के रूप में प्राप्त राशि होती है, जबकि विनिमय के प्रतिफल कीमत न होकर माल के बदले में माल होता है। अर्थात जहाँ प्रतिफल कीमत के रूप में है वहाँ विक्रय है तथा जहाँ वस्तु माल के बदले में दिया जाए वहाँ विनिमय है। परिधान किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के हैं? आइए हम लोग परिधान को देखते हैं, परिधान को समझते हैं। परिधान का अर्थ होता है डिलीवरी। अंग्रेजी में इसको डिलीवरी करते हैं। माल विक्रय की संविदा के शब्द में परिधान एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। जब किसी माल के विक्रय की संविदा की जाती है तो क्रेता माल की कीमत का भुगतान करता है तथा विक्रेता द्वारा वह माल क्रेता को दे दिया जाता है। इस प्रकार सामान्य बोलचाल की भाषा में क्रेता द्वारा विक्रेता को माल दे देने अथवा सौंप देने को ही परिधान कहा जाता है। अधिनियम की धारा 2(2) में इसे परिभाषित किया गया है। माल विक्रय अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार परिधान से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कब्जा का स्वेच्छांतरण परिधान है। उदाहरण के लिए के यहाँ से कुछ कपड़ा खरीदता है और सिलाई के लिए ऐसे ग नामक टेलर के यहाँ देता है या देने का निर्देश देता है, वह माल का ऐसा परिधान है जिससे क्रेता ने परिधान के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे परिधान मान लिया। इस संबंध में 33 धारा 33 यह कहता है कि विक्रेता द्वारा माल का परिधान ऐसा कोई काम करके किया जा सकेगा जिसके बारे में पक्षकारों में करार हो माना जाएगा। यह जो माल पर क्रेता का या उसकी ओर से धारित करने के लिए प्रतिकृति व्यक्त किया जाए उसे कब्जा कर लेने का प्रभाव रखता हो। परिधान की उपयुक्त परिभाषाओं से दो बातें स्पष्ट होती हैं। प्रथम, किसी वस्तु का भौतिक कब्जा क्रेता को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार परिधान 3 प्रकार के होता है: आंशिक अथवा भागीदार परिधान, भागिक परिधान, दूसरा किस्तों में परिधान, तीसरा वाहक को किया गया परिधान। आंशिक परिधान क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। जहाँ माल विक्रय की संविदा के अंतर्गत परिधान के अनुक्रम में संपूर्ण माल में कुछ अंश को परिधान किया जाता है, वह उसे आंशिक रूप अथवा भागीदारी परिधान कहा जाता है। ऐसे परिधान के परिमाणों का उल्लेख धारा 34 में किया गया है। दूसरा है किस्तों में परिमाण। किस्तों में परिधान को इस प्रकार से समझा जा सकता है: संपूर्ण माल का एक साथ परिधान नहीं किया जाता है, जबकि थोड़ा थोड़ा करके अथवा कई भागों में परिधान किया जाता है तो उसे किस्तों में परिधान कहा जाता है।
इसे धारा 38(1) में परिभाषित किया गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932। भागीदारी की परिभाषा दीजिए। भागीदारी के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, इसको समझाइए। भाषा भागीदारी की परिभाषा भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अनुसार धारा 4 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार यह उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के लाभ में अंश पाने का करार कर लिया है जो उन सबके द्वारा या उनमें से किसी या किसी के द्वारा, किसी एक या किसी के द्वारा जो उन सबकी ओर से कार्य कर रहा है, चलाया जाता है। भागीदारी के आवश्यक तत्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। प्रथम है करार। करार मीन्स एग्रीमेंट। भागीदारी के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भागीदारी का करार होना चाहिए, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि करार लिखित अथवा अभिव्यक्ति हो। यह आचरण द्वारा भी सृजन हो सकता है। भागीदारी के लिए स्वेच्छा के प्राकृतिक एवं करार होना चाहिए। यदि करार स्वेच्छा से नहीं किया जाता है तो यह भागीदारी का रूप नहीं धारण कर सकता। सेकंड है तत्व, कारोबार, बिजनेस। इस पद की परिभाषा भागीदारी अधिनियम की धारा 2(ख) में दी गई है। कारोबार में तात्पर्य प्रत्येक व्यापार, पेशा या वृत्ति से है। इस परिभाषा से कारोबार का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, बल्कि इससे कारोबार का गणनात्मक स्वरूप स्पष्ट हो रहा है। वास्तव में कारोबार को परिभाषित करना एक तथ्य का प्रश्न है। फिर भी प्रत्येक ऐसा कार्य जिसको करने में समय, धन, परिश्रम जुटाना पड़े और लाभ प्राप्ति करने के उद्देश्य से वह काम किया जा रहा हो, तो उसे कारोबार कहा जाता है। में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है विश्वनाथ बनाम नमकचंद्र। यह मामला 1995 का है। इस मामले में जस्टिस बेकट रमन ने यह निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि भागीदारी वहाँ किया जाता है, भागीदारी वहाँ हो सकता है जहाँ कोई व्यापार किया जाता हो। जहाँ व्यापार ही नहीं किया जाता हो वहाँ भागीदारी कैसा, वहाँ भागीदारी नहीं हो सकता। भागीदारी तथा कंपनी में अंतर। भागीदारी में करार की आवश्यकता होती है, जबकि कंपनी के लिए करार के अलावा अन्य औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है। भागीदारी में अपने अंश का अंतरण स्वतंत्रतापूर्वक नहीं कर सकता, जबकि कंपनी के अंशों का अंतरण स्वतंत्रतापूर्वक हो सकता है। भागीदारी में कोई भागीदार अपनी फर्म के संविदा नहीं कर सकता, जबकि कंपनी का कोई अंशधारी कंपनी से संविदा कर सकता है। भागीदारी में किसी भागीदारी की मृत्यु पर भागीदारी का भंग हो जाता है, जबकि कंपनी चलती रहती है। किसी व्यापारिक फर्म के सदस्यों की संख्या 20 तक हो सकती है, जबकि कंपनी में सदस्यों की संख्या कितनी भी हो सकती है। फर्म के लिए अंतर्निर्मित तथा सीमांतरित होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक भागीदारी को फर्म के रूप में संबंध में अन्य भागीदारों को बाध्य करने की असीमित शक्तियाँ होती हैं, जबकि कंपनी के लिए इन दोनों का होना अति आवश्यक है। कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके लक्षणों, अंशों या शेयरों तक ही सीमित होती है। अब आइए हम लोग देखते हैं फर्म क्या होता है, फर्म के कार्य क्या होते हैं। फर्म के कार्य से सब भागीदारों या किसी भागीदार या किसी भागीदार या किसी अभिकर्ता का कोई कार्य या लोप अभिप्रेरण है, जिससे फर्म के द्वारा या विरुद्ध प्रवर्तनी कोई अधिकार उद्भूत होता है। इसे धारा 2(क) के अनुसार फर्म का कार्य निम्न प्रकार से है। फर्म के कार्य से फर्म के सब भागीदार या किसी अभिकर्ता या कोई भी कार्य या लोप अभिप्रेता या जिससे फर्म के द्वारा या विरुद्ध परिवर्तनी कोई अधिकार उद्भूत होता है। इसमें फर्म के द्वारा या फर्म के विरुद्ध प्रवर्तनी कोई अधिकार उद्भूत करने वाला ऐसा कार्य या लोप सम्मिलित किया जाता है जो निम्न प्रकार से है। प्रथम है समस्त भागीदारों द्वारा। सेकंड है द्वितीय एक या कुछ भागीदारों द्वारा, किसी एक या कुछ अन्य भागीदारों द्वारा, अभिकर्ता द्वारा किया जाए। निरूपण के सिद्धांतों के अपवाद। निरूपण के सिद्धांतों के अपवाद को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। प्रथम है मृत भागीदार।
प्रतिभास का सिद्धांत किसी मृत भागीदार के मामले में नहीं लागू होता है। इस प्रकार धारा 28(2) के अनुसार जहां किसी भागीदार की मृत्यु के पश्चात कोई कारोबार पुराने फर्म से चालू रखा जाता है, वहाँ उस नाम से या उसके सदस्य के रूप में मृत भागीदारी के नाम से किए जाने वाले उपभोग से भी उस मृत भागीदार या वैध प्रतिनिधित्व या उस मृतक की संप्रदा फर्म के ऐसे कार्य के लिए उत्तरदायित्व नहीं होता जो कि मृत्यु के पश्चात किया गया है। फर्म के पुराने ग्राहकों या ऋणदाताओं को सूचना देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि मृत्यु एक महत्वपूर्ण घटना है और इसके लिए पृथक रूप से सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है। भागीदार दिवालिया भागीदार में व्यापदेशन का सिद्धांत दिवालिया घोषित भागीदार के मामले में लागू नहीं होता है और दिवालिया घोषित किए जाने की सार्वजनिक सूचना देना आवश्यक नहीं होता है। यह धारा 45(a) में बताया गया है। तीसरा है निष्क्रिय भागीदार। धारा 45(1) के अनुसार प्रस्तुत के अनुसार व्यापदेशन या निरूपण का सिद्धांत निष्क्रिय भागीदारी के विरुद्ध लागू नहीं होता है। यह सिद्धांत अवैध भागीदारी के मामले में भी लागू नहीं होता है। के मामले में प्रतिभास का सिद्धांत दृष्टि के मामले में नहीं लागू होता है। इसलिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के दुष्कर्म के लिए केवल इसलिए उत्तरदायित्व या दायित्वाधीन नहीं ठहराया जा सकता कि उस दूसरे व्यक्ति ने अपने को उसका भागीदारी होने का प्रतिभास किया। विनिमय पत्र की परिभाषा। विनिमय पत्र की परिभाषा को धारा 5 में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार विनिमय पत्र एक ऐसी लेखाबद्ध लिखित है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को यदि निर्देश देने वाला उसके रचयिता द्वारा हस्तांतरित आदर्श आदेश असंतुष्ट हो कि वह एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आवश्यकता अनुसार या उस लिखित के रूप में धन के लिए एक निश्चित राशि संपत्ति करते। 3 पक्षकार होते हैं। विनिमय पत्र का रचयिता, सेकंड जिस पर विनिमय पत्र लिखा जाता हो जिसे देनदार कहते हैं। तीसरा होता है जिसे विनिमय पत्र में लिखित धनराशियाँ प्राप्त करना है, आदाता। आवश्यक नहीं है कि सब अलग अलग व्यक्ति ही होंगे, अर्थात लेखक स्वयं लेनदार भी हो सकता है। ऐसे दशा में विनिमय पत्र में 2 पक्षों का ही होना आवश्यक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वचन पत्र की परिभाषा। वचन पत्र को धारा 4 में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार यह एक ऐसा लेखाबद्ध लिखित है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या लिखित के वाहक को धन की निश्चित राशियाँ संदत्त करने का उसके रचयिता द्वारा हस्तांतरित असत्य वचन अंतर्निष्ठ हो। निम्नलिखित तत्व होते हैं। इसके आवश्यक तत्व निम्न प्रकार से हैं। वचन पत्र लिखित होना चाहिए। इस आवश्यकता का अभिप्राय भुगतान के मौखिक प्रतिज्ञाओं को अधिनियम के विशेष क्षेत्र में अलग करता है, किंतु यह महत्वहीन है। आइए अब हम लोग देखते हैं बैंक, महाजन तथा चेक, इस तीनों क्या होता है, इन तीनों को समझते हैं, क्योंकि परीक्षा में इन तीनों से संबंधित टिप्पणी लिखने को आ सकता है। आइए सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं बैंकर क्या होता है। बैंक एक नियम व व्यक्तिक लोगों की साझेदारी है जो बैंकिंग का कार्य चलाती है। यह एक प्रतिस्थापन है जो रुपयों में व्यवसाय करती है। यह एक प्रतिस्थापन है जो रुपयों को जमा करती है, परीक्षा तथा निकासी करता है इसके लिए, और यह ऋण प्रदान करती है तथा यह बट्टा काटने के काम आती है। नेक्स्ट है महाजन। परक्राम लिखित अधिनियम बैंकर पद की परिभाषा नहीं देती। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार बैंकर के अंतर्गत बैंकर के तौर पर कार्य करने वाले कोई भी व्यक्ति और कोई भी डाकघर, बचत बैंक आता है। बैंकर एक व्यक्ति है जो अपने ग्राहक से इस हेतु रुपये प्राप्त करता है कि जिस समय उसकी आवश्यकता होगी वह उसको रुपये को निकाल लेगा। ग्राहक को ऋणदाता होने और बैंकर उधार लेने
वाला होने के कारण यह अतिरिक्त उधार है कि बैंकर पाई हुई रकम तथा हाथ में शेष रही रकम की सीमा तक वह उक्त रकम को स्वामित्व के चेकों को स्वीकार करे, अर्थात उसका आदर करे। बैंकर महारानी का काम करने वाली व्यक्ति अथवा निगम अथवा समन्वय को भी सम्मिलित करती है। अब देखते हैं चेक क्या होता है। प्रक्रम लिखित अधिनियम 2002 के द्वारा संशोधित धारा 6 के अनुसार चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है जो विनिर्देशित बैंकर पर लिखा जाता है और जिसका मांग पर से अन्यथा देय होना अभिव्यक्त नहीं है, और इसमें से विकृत चेक का इलेक्ट्रॉनिक प्रतिबंध और इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेक शामिल है। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि इसकी गुणवत्ता को और अधिक सुधारा जा सके, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि परीक्षा से संबंधित इसी प्रकार से की जाने वाली सीरीज रिवीजन आपके पास आती रहे, जिससे आप लोग का क्विक रिवीजन हो सके।